velocity, that is m into v, where m is the mass and v is the velocity of the particle. Okay, so हमने क्या पढ़ा था कि जो ये वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है, और मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? तो लास्ट क्लास में हमने 3 लॉज भी पढ़े थे, न्यूटन के 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में कहा गया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो क्या करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। फर्स्ट लॉ ये था। सेकंड लॉ था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, कि उसके जो भी मोमेंटम में चेंज हो रहा है टाइम के साथ वो किसके इक्वल होगा, हमारा उसके अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। तो हमने इसे किस तरह से लिखा था, F इक्वल टू एम में भी हमने ड्राइव किया था। ठीक है। थर्ड लॉ जो था वो क्या था कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये जो आज हम पढ़ेंगे इंपल्स और मोमेंटम कंजर्वेशन, दोनों ही टॉपिक में न्यूटन का सेकंड लॉ और न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ पर हमारा काम आएगा। क्लियर है? तो आप दोनों लॉज को ध्यान रखें कि दोनों लॉज यहाँ पर यूज होंगे। सेकंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, एंड थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पर तो वो बॉडी भी क्या है कि उतना ही फोर्स लगा रही है मैग्नीट्यूड में। जैसे मैंने इधर से 5 न्यूटन लगाया तो उधर से वो कितना लगा रही है, 5 न्यूटन लगा रही है, बट मेरी और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है। क्लियर है? तो बात करते हैं यहाँ पर शुरुआत में मोमेंटम की। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, जहां पर m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये जो हमारा मोमेंटम है, मोमेंटम कंजर्वेशन हम पढ़ेंगे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या होता है कि मोमेंटम क्या होता है आपका, नेवर क्रिएटेड नेवर डिस्ट्रॉयड। ये क्या है आपका, क्रिएटेड नहीं हो सकता और ना ही ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ेंगे। ये जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, क्लियर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमारे चैप्टर में 4 से 5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्लियर है? तो एक बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो उसके बाद आपको लाइफ में किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शर्त है कि आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और मन लगाकर देखना है, और जितना भी मैं बता रहा हूँ उसको आप टॉपिक वाइज लिखना है। क्लियर है? तो फर्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इंपल्स की। तो इंपल्स क्या होता है, इंपल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड ए स्मॉल टाइम। कोई भी फोर्स कितने टाइम तक हमने उस बॉडी पर लगाया हुआ है तो वो क्या कहलाता है, हमारा इंपल्स कहलाता है। क्लियर है? इंपल्स क्या होता है हमारा, ये इंपल्स हमारा, अगर इंपल्स को हम आई से डिनोट करें तो आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी के इक्वल हो जाता है, कि उस सर्टेन टाइम में जितना हमने फोर्स लगाया है वो फोर्स जो लगाया है वो किसके इक्वल होगा, हमारा इंपल्स के। ठीक है? तो अभी आगे बढ़कर देख लेते हैं हम क्या यूज करेंगे इसमें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, या F इज इक्वल टू m में F फोर्स हो गया, m मास हो गया और a इज द एक्सीलरेशन हो गया। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि फोर्स जितना ज्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है? तो ये आपकी इंपल्स की डेफिनेशन हो गई। ये प्रोडक्ट किसका है, फोर्स एंड ए स्मॉल टाइम का। क्लियर है? अब ये जो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, हमें पता है F इज इक्वल टू m v माइनस u अपॉन t। ये वाली वैल्यू हमें पता है, ये किसकी होती है, हमारी एक्सीलरेशन की। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो F इज इक्वल टू m v माइनस u अपॉन t। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पर एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। यहाँ तक हमें जो भी हमारी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। ठीक है?
इससे आगे बढ़ते मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि a इक्वल टू v माइनस लो अपॉन टी। क्लियर है? अब क्या करेंगे, m की मल्टीप्लाई यहाँ पर अंदर कर देंगे कि m इंटू वी और माइनस m इंटू यू। तो यही हमने यहाँ पर कराया कि m इंटू वी माइनस m इंटू यू और अपॉन में क्या है यहाँ पर टाइम है। क्लियर है? अब इस t को हम क्या करेंगे, इस t को यहाँ से हम ये डिवाइड कर रहा है तो उधर जाकर क्या करेगा, ये अपनी दूसरी साइड में मल्टीप्लाई करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू एम ई माइनस एम यू। क्लियर है? अब ये एम ई माइनस एम यू क्या है हमारे पास, देखिए ये भी मोमेंटम है और ये भी मोमेंटम है। जब उसकी वेलोसिटी v थी, v क्या बोलते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी, तो ये कहा जाएगा उसका फाइनल मोमेंटम। एम यू, यू क्या थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो ये क्या कहा जाएगा उसका इनिशियल मोमेंटम। ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को अगर हम यहाँ से क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि जो हमारा इंपल्स है आई, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इंटू टी, जो कि हमने इस फॉर्मूले से निकाला एफ इंटू टी इज इक्वल टू, इस एम बी की जगह हमने क्या लिखा, पी टू फाइनल मोमेंटम, और पी वन की जगह क्या लिखा हमने, ये एम यू की जगह क्या लिख दिया हमने, पी वन लिख दिया। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर जो आया है, वो आया है कि जो इंपल्स होता है वो आपके चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। जो हमारा इंपल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। क्लियर? इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपके बहुत क्वेश्चन लगते हैं। इस बेसिक कॉन्सेप्ट पर ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है यहाँ पर, तो इस पर बहुत ही क्वेश्चंस लगते हैं। आप हमेशा याद रखिए कि इंपल्स जो होता है आपका चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है? अब इसके बाद क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हमें पता है कि जो न्यूटन की एसआई यूनिट, फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो सिंपली इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकंड हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, न्यूटन सेकंड। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ इक्वल टू एम में मास की कितनी होती है, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की कितनी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हमने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा, यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या है, सेकंड है, तो सेकंड से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और s से इसकी एक पावर यहाँ पर कट जाएगी। तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दिस इज द अनदर यूनिट ऑफ मोमेंटम, और ये दोनों ही ऐसा ही यूनिट है। क्लियर है? अब यहां तक हमें क्लियर हुआ कि इंपल्स क्या होता है। इंपल्स जो होता है फोर्स इंटू टाइम होता है, और आगे हमने इसे यहाँ से सोल्व आउट करके देखा तो हमें पता चला, क्या पता चला, कि हमें पता चला कि जो इंपल्स है ये क्या है, केवल चेंज इन मोमेंटम है, कि मोमेंट में, उसके मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है ये उसको शो कर रहा है, ये जो इंपल्स है। क्लियर है? कि किसी टाइम तक उस बॉडी पर जितना फोर्स लगा है वो उसके चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ये वीडियो थोड़ी लार्ज हो सकती है, बट आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक समझना है। इसमें हमारा ये पूरा इंपल्स का कॉन्सेप्ट है, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्चुअली होता क्या है। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक तरह से क्या है, ये लॉ है, तो हम इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये 3 सेंचुरी से, लास्ट 3 सेंचुरी से ये आपका एप्लीकेबल है।
ये आपका एप्लीकेबल है। क्या एप्लीकेबल है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये इस लॉ को हम किसी भी तरह से क्या कर सकते हैं? ड्राइव नहीं कर सकते। बट जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन है या फैक्ट है, उसको हमने क्या करा? प्रैक्टिकली उसे देखा, सोल्व करा, तो हमें मिला कि इन ईच एंड एवरी कंडीशन ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये एप्लीकेबल होता है। किस पर? उस बॉडी पर। क्लियर है? एक इसमें बात का ध्यान रखना है कि ये एप्लीकेबल होगा, बट उस केस में इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, बाहर का कोई भी फोर्स इसमें नहीं लगाया जाना चाहिए। तो ये वाला जो है वो हमारा यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। क्लियर है? When two or more bodies act upon each other, अगर दो बॉडीज है, दो ये आपके, एक आपका हो गया रेड मार्कर और एक आपका हो गया ब्लू मार्कर, तो दोनों में जैसे ही म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा, ये किसी वेलोसिटी से आ रहा है, ये किसी वेलोसिटी से आ रहा है, तो इसका भी कुछ मोमेंटम होगा, इसका भी कुछ मोमेंटम होगा, ये आपस में दोनों कोलिजन कर लेंगे। कोलिजन के बाद क्या होगा कि इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो आपस में क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और चेंज होने के बाद वो क्या आएगा? हमारा फाइनल मोमेंटम आएगा। तो पहले ये क्या था? ये दोनों अलग अलग थे, अब आपस में क्रैश कर गए। क्रैश करने के बाद क्या होगा? इसे बोलते हैं कोलिजन, आपस में ये टकराना, इसे बोलते हैं कोलिजन। कोलिजन करने के बाद क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी अलग होगी, इसकी वेलोसिटी अलग होगी। तो जिस वेलोसिटी से ये पहले आ रहे थे तो उससे हमने इसका मोमेंटम निकाला, और कोलिजन होने के बाद इसका मोमेंटम निकाला, तो हमें क्या मिला कि दोनों का जो मोमेंटम था वो सेम था। दोनों का मोमेंटम क्या था? वो सेम था। इसी वजह से इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि आपका जो ये लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद भी जो इसकी वैल्यू है वो आपस में क्या रहेगी? सेम होगी, चेंज नहीं होगी, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। When two or more bodies act upon each other, their total momentum remains constant. Total momentum क्या हो गया कि इंसिडेंट जो भी आपका इसमें कोलिजन हुआ उससे पहले का जो मोमेंटम है और कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है वो आपस में क्या हो गया? वो क्या रहता? हमेशा सेम रहता। इसी को ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक शर्त है कि इस पर क्या है? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई ना किया जाए। तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये कब एप्लीकेबल है? ये कब एप्लीकेबल है? जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने ना लगाया हो। क्लियर है? यूजली हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे हमारे इंसिडेंट होते हैं जिसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन को देखते हैं। ठीक है? तो यहाँ से ये इसकी डेफिनेशन है, इससे हम इसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब ये क्या है कि दो बॉल है, टू बॉल्स आ रही है। पहली जो बॉल है वो रेड कलर की है और दूसरी जो बॉल है वो यहाँ पर ग्रीन कलर की है। ये दोनों में डिफरेंस करने के लिए है, रेड कलर की बॉल और ग्रीन कलर की बॉल। अब क्या है कि तीन तरह की कंडीशन हो सकती है यहाँ पर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशन एप्लीकेबल हियर। फर्स्ट वन क्या है कि जो रेड वाली है ये मोशन में है, ये किसमें है? मोशन में है। बट ये जो ग्रीन वाली है ये क्या है? आपकी रेस्ट पर है। ये किस पर है? रेस्ट पर है। तो जब ये मोशन करती हुई आ रही है बॉल और आकर इससे टकराती है, कोलिजन करती है, और कोलिजन को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एट्रैक्शन, यानी कि जो भी आपस में म्यूचुअल वो आपस में टकराएंगे। टकराने के बाद इसे बोलते हैं कोलिजन, जो टकराना होता है। ठीक है? इस टकराने के बाद क्या होगा? आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि एक केस ऐसा हो सकता है कि ये जो बॉल आ रही थी, ठीक है, आप सपोज करिए कि बॉल क्या थी? बहुत छोटी थी, और ये वाली बॉल क्या थी? बहुत बड़ी थी। तो छोटी बॉल अगर इससे टकराएगी इस पर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? बट इस केस में क्या है कि दोनों के दोनों आपकी ये दोनों के दोनों बॉडी है वो बिल्कुल सेम है, दोनों बॉडी बिल्कुल सेम है। तो
ये जब इससे टकराएगी तो एक चांस क्या हो सकता है कि ये वाली अब रेड वाली किस पर आ जाए, रेस्ट पर आ जाए, और ये ग्रीन वाली किस में हो जाए, ये मोशन में हो जाए। क्लियर है? तो ये पहला आपका फर्स्ट एक इस तरह का एग्जांपल हो सकता है कि ये बॉडी आपकी रेड वाली जो बॉल थी वो मोशन में थी, ग्रीन वाली आपकी रेस्ट में थी। ये जो रेड वाली आपकी ग्रीन वाली से यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, दोनों का आपका कोलिजन हुआ, और कोलिजन होने के बाद क्या हुआ, ये रेड जो थी ये यहाँ पर रेस्ट पर आ गई, और ग्रीन वाली को क्या कर दिया, इसने अपनी सारी जितनी भी मोमेंटम था वो ट्रांसफर कर दिया। और मोमेंटम ट्रांसफर करने के बाद क्या हुआ कि ये अब किसमें आ गई, ये मोशन में आ गई। क्लियर है? तो अब इधर का अगर आप मोमेंटम देखोगे और इधर का मोमेंटम देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों के दोनों क्या मिलने चाहिए, आपको सेम मिलने चाहिए। ठीक है, यही कौन कहता है, यही कहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब सेकंड केस देखिए, इस बार क्या है कि दोनों की दोनों बॉल आपस में एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं, दोनों की दोनों बॉल आपस में एक ही डायरेक्शन पे आ रही हैं, और ये जो मोशन है इसका इन द सेम डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में आ रही है, मतलब ओपोजिट। ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो ये अगर ऐसे टकरा गए, टकराने के बाद क्या हुआ, इनमें कोलिजन हुआ। क्या हुआ, कोलिजन हुआ। और कोलिजन होने के बाद ये बॉडी क्या हुआ कि इन दोनों की टकराने के बाद जो इनकी मोशन जिस मोशन में थे वो क्या हो गया, मोशन इनका ओपोजिट हो गया। जैसे कि अभी जो रेड वाली है ये अब किधर हो गई, जिसमें पहले ग्रीन वाली थी, और ये वाली जो ग्रीन वाली होगी किसमें, जिसमें पहले रेड वाली थी, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, आपस में ओपोजिट हो गई। इस केस में भी अगर आप निकालेंगे कि ये वाला जो मोमेंटम है इसे आप निकालेंगे और ये वाला जो मोमेंटम है इसे आप निकालेंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल ही होंगे बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? थर्ड वन, सेम डायरेक्शन मोशन। अगर ये दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही है, एक ही डायरेक्शन में आ रही है, तो एक ही डायरेक्शन में आने के बाद क्या हो गया, दोनों आपस में टकरा गई, और टकराने के बाद भी क्या हुआ कि ये दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में टकरा गई तो अब दोनों की दोनों फिर से क्या हो रही है, उसी ही डायरेक्शन में आ गई है, बढ़ती चली जा रही है। बिलियर्ड्स बॉल होती है, बिलियर्ड्स बॉल में क्या होता है कि एक जो बॉल होती है, एक बॉल है और दूसरी बॉल है, ये बॉल इससे टकराने के बाद क्या होती है, यहाँ क्या खेलते हैं, हम कैरम बोर्ड खेलते हैं। कैरम बोर्ड में एक को मोशन में करते हैं तो टिक मारते हैं, तो ये वाली भी मोशन में रहती है, तो टिक करने के बाद वो अपना मोमेंटम यहाँ पर ट्रांसफर कर देती है, और ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है कि अब दोनों ही एक टाइम तक किसमें रहते हैं, वो मोशन में रहते हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि कुछ टाइम वो बाद में रेस्ट पर भी आ जाते हैं, बट एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, जो भी टाइम ऑफ इंसिडेंट है उस इंसिडेंट टाइम के बाद क्या होगा कि वो दोनों किसमें होंगी, आपकी मोशन में होगी। तो तीन चीजें हमने समझी यहाँ पर कि यहाँ पर ये मोशन में है, ये रेस्ट में था, इसने इसमें टक्कर मारी, कोलिजन हुआ। कोलिजन होने के बाद क्या हुआ कि आफ्टर द कोलिजन ये पहला वाला रेस्ट पर आ गया और दूसरा वाला किसमें चला गया, मोशन में चला गया। पहला नंबर वन। दूसरा ये क्या था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में आने के बाद दोनों की टक्कर हुई और फिर से दोनों की डायरेक्शन अपने पहली वाली डायरेक्शन के अपोजिट हो गई इस केस में। थर्ड वन क्या है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम ही डायरेक्शन में मूव करने के बाद आपस में यहाँ पर ये टकराए और क्या हुआ कि इसमें आपस में क्या हुआ, मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों बॉडी क्या है, सेम उसी डायरेक्शन में चलने लगी जिसमें ये पहले चल रही थी। तो दीज आर द बेसिक्स एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपको ये बिल्कुल दिमाग में बिठा देने हैं, ये तीनों के तीनों जो चीजें मैंने बताई हैं, सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके इसी ही तरह के मिलेंगे। ठीक है, कोलिजन में इन तीनों टाइप्स के इन्हीं में से ही आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, आपको इस बॉडी की जगह कार दे देगा, यहाँ पर आपको छोटी कार दे देगा, यहाँ पर आपको कुछ भी साइकिल या बस कुछ भी दे देगा या मोशन में है, या एक बॉल दे देगा और दूसरी तरफ बैट दे देगा, या इसी तरह से वो चेंज करता रहेगा। और चेंज करने के बाद क्या होगा,
जो कंडीशन होगी, जो बेसिक कंडीशन होगी, वो यही 3 ही होगी आपके पास। क्लियर है? तो आई थिंक आपको इसमें से समझ में आया होगा कि किस तरह का मोशन होता है। अब इसके बाद अगर बात करें तो टोटल मोमेंटम ऑफ द कोलाइडिंग बिफोर कोलिजन, जो टोटल मोमेंटम है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, जो टोटल मोमेंटम है बिफोर द कोलिजन वो क्या होगा, वो सेम होगा किसके, आपका टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये टोटल मोमेंटम ऑफ द कोलाइडिंग बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो यही चीज क्या है, यही चीज कहलाती है आपकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आपने एक चीज यहां पर नोटिस करी कि यहां पर किसी का भी मास चेंज नहीं हो रहा, मास किसी का भी चेंज नहीं हो रहा, केवल और केवल क्या हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है। क्लियर है? तो क्योंकि वेलोसिटी इस वजह से चेंज हो रही है कि जो आपका मोमेंटम है वो किससे रिलेटेड होता है, आपका वो वेलोसिटी से रिलेटेड होता है। जो डायरेक्शन मोमेंटम की होती है वो किसकी होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की। जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम भी होगा। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट मेरे ख्याल से यहाँ पर क्लियर है। और द टोटल मोमेंटम मैंने आपको बताया है कि बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये तो होंगी थ्योरेटिकल बातें सारी। अब आते हैं इसकी मैथमेटिक्स पर। ठीक है, कि मैथमेटिकली कैसे देखा जाए। तो इसमें हमारे दो लॉ काम करते हैं। फर्स्ट लॉ आपका न्यूटन थर्ड लॉ एंड सेकंड वन आपका न्यूटन सेकंड लॉ। दोनों के दोनों लॉ आपको क्या करने हैं कि इसमें अप्लाई करने हैं। तो उन दोनों लॉ को अगर आपको क्लियर नहीं है तो इससे लास्ट वाली वीडियो में जाए, उस दोनों को आप क्लियर करें। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बिफोर कोलिजन हमने क्या ले लिया है कि एक कोई यहाँ पर बॉडी है, उसका जो मास है वो ma है। ठीक है, ये हमने बॉडी ले ली यहाँ पर a और ये बॉडी ले ली हमने यहाँ पर b। इसका जो मास ma है और इसका जो मास है वो mb है। और हम सपोज कर रहे हैं कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, u a। a किसको रिप्रेजेंट करता है, a को, कि बॉडी क्या है, ये a है। ये दूसरी बॉडी जो है उसका जो मास है वो mb होगा और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ub। दीज आर द इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है, इनकी इनिशियल वेलोसिटी जिनसे ये चलना इन्होंने स्टार्ट किया है। क्लियर है? अब क्या हुआ, दोनों में आपस में कोलिजन हुआ, ए और बी बॉडी का आपस में क्या हुआ, कोलिजन हुआ। क्लियर है? एक लड़का सामने से आ रहा है, एक आप इधर से जा रहे हैं, दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखा नहीं, तो आपस में क्या हो गया, कोलिजन हुआ। तो उसमें चोट किसको लगी, फर्स्ट वन को भी और सेकंड वन को भी, दोनों को लगी। क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं क्या हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं उनका मोमेंटम आपस में ट्रांसफर हुआ है। कोई तेज स्पीड से आ रहा था तो कोई कम स्पीड से आ रहा था। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि कोई तेज स्पीड से आ रहा है तो वो जो हल्की स्पीड से आ रहा है उसको वो गिरा देता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये हमारी डेली लाइफ के एग्जाम्पल है। मैंने अभी बताया कि ये जो ए बॉडी है उसका जो मास है वो सॉरी ma है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ua है। ये इसका जो मास है वो mv है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ub है। बेसिक थी। आपस में कोलिजन करा, कोलिजन करने के बाद क्या होगा, एक फोर्स ए बी पर अप्लाई करेगा, एक फोर्स बी ए पर अप्लाई करेगा। दोनों एक दूसरे पर एक फोर्स को अप्लाई करेंगे कोलिजन होने के बाद। ये कोलिजन कितने टाइम तक रहेगा, टी टाइम तक। कितने टाइम तक रहेगा, टी टाइम तक। अब अगर ये टी टाइम तक रहेगा तो टी टाइम तक रहने के बाद ये जो ए से एक बी पर फोर्स लगेगा और बी से एक ए पर फोर्स लगेगा। जो फोर्स ए से बी पर लग रहा है उसे हम बोलेंगे एफ बी ए। एफ बी ए, फोर्स ऑफ ए एक्टिंग ऑन बी। उल्टा देखो, फोर्स ऑन ए, फोर्स बाय ए
एक्टिंग ऑन बी। क्लियर है? फोर्स बाई का यूज करना, फोर्स बाई ए एक्टिंग ऑन बी। यहां पर क्या है? फोर्स ऑफ बी, फोर्स ऑफ बी एक्टिंग बाई बी ऑन ए। ठीक है? जो बी से ए पर लग रहा है और ए से बी पर लग रहा है। ठीक है? ये दोनों फोर्स एक दूसरे पर अप्लाई होंगे। और अब बात करते हैं यहाँ पे न्यूटन के थर्ड लॉ की। ठीक है? न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करते हैं कि अगर ये दोनों के दोनों आपस में टकराए, ठीक है, तो दोनों के दोनों अगर आपस में टकराते हैं तो इन दोनों के जो फोर्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे और आपस में क्या होंगे? वो ऑपोजिट होंगे। क्लियर है? दोनों के दोनों फोर्स आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में क्या होंगे? वो ऑपोजिट होंगे। अब मोशन के बाद क्या हुआ? इन दोनों की जो पहले डायरेक्शन थी ये हमने ले लिया ये वाला केस, ये जो थर्ड वन वाला केस है। ठीक है? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो हमने थर्ड वन वाला केस ले लिया कि थर्ड वन वाले केस से क्या हुआ कि ये जो ma है, अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी? va। कितनी होगी? va। ua से बढ़कर कितनी होगी? va। और जो हमारा mb है उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी? ub से चेंज होकर कितनी होगी? vb। आप एक चीज यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि ma और ma दोनों का मास क्या है? यहाँ पर सेम है। mb mb दोनों का यहाँ पर b का भी यहाँ पर मास सेम है। तो दोनों बॉडीज का मास सेम है। केवल हुआ क्या है? केवल और केवल इसमें आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। और मास के साथ अगर वेलोसिटी को आप कैलकुलेट करते हो तो मैंने आपको बता रखा है कि मास और वेलोसिटी को कैलकुलेट करोगे तो मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है? और मोमेंटम अगर ओरिजिन से पहले और बाद में अगर दोनों को क्या करें, हम मेजर करें तो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यही हमें प्रूफ करना है। क्लियर है? तो यही हमें प्रूफ करना है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम, अब जो का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा इसका निकालो, ma इंटू यूए, मास इंटू वेलोसिटी। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी तो कितना हो गया? ma यूए प्लस ये वाले का भी काउंट करो, ये वाला क्या है? mb ub। इसका मास का है mb और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ub। ठीक है? दोनों को ऐड कर दिया तो ये क्या आ गया हमारा? बिफोर कोलिजन से पहले उसका कितना मोमेंटम था। इस मोमेंटम को बोलते हैं इनिशियल मोमेंटम। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फाइनल मोमेंटम निकाल देंगे। वो कैसे निकलेगा? ma इंटू va प्लस mb इंटू vb, ऐसे निकल जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। तो प्रूफ क्या करना है कि इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल है? आपके फाइनल मोमेंटम के इक्वल है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया सबसे फर्स्ट में इसमें क्या यूज करेंगे? न्यूटन का थर्ड लॉ यूज करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि जो फोर्स एक्सर्टेड बाय ma और mb, कि ma पर mb ने जितना फोर्स एक्सर्ट किया है, ठीक है, और फोर्स एक्सर्टेड बाय mb ऑन ma, ठीक है, दो ही कंडीशन है, ए और बी बॉडी है, ए बी पर फोर्स अप्लाई कर दिए, बी ए पर कर दिए। तो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि दोनों के दोनों क्या होंगे? आपस में ऑपोजिट होंगे और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपस में क्या होगा? सेम होगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है? उस कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि इसमें से जो भी आपको बताया गया है वो क्लियर नहीं है, लिख सकते हैं आप। अब इस न्यूटन थर्ड लॉ को हम लगाएंगे यहाँ पर कि एफ बी ए किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस एफ ए बी के इक्वल हो जाएगा। अब इस बोर्ड में थोड़ी जगह कम है तो मैं इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन को, अगर आपने ये वाला नोट कर लिया है, इस वाले को आप वीडियो को प्रीवियसली जाकर बैक में जाकर नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इसको मैथमेटिकली यहाँ पर प्रूफ करके देखते हैं कि प्रूफ करके ये आता कैसे है। यहाँ पर प्रूफ करेंगे, प्रूफ करके देखेंगे कि एक्चुअल में ये आता कैसे है। ठीक है? ये सब मैंने यहाँ से हटा दिया। आप
बात करते हैं इसकी यहाँ पर, और ये भी हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अब बात करते हैं किसकी, कि अब दोनों के दोनों इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में सेम कैसे होंगे, उस चीज को मेजर करेंगे। तो उस चीज को मेजर करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आपका जो एफ बी ए है वो इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए बी, एफ बी ए, ठीक है। ए पर बी कितना फोर्स एक्ट कर रहा है और बी पर ए कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, बाय न्यूटन थर्ड लॉ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपस में सेम होगा, बट उनकी जो डायरेक्शन होगी वो आपस में क्या होगी, वो उल्टी होगी, मतलब रिवर्स होगी, रिवर्स डायरेक्शन होगी। अब क्या करते हैं कि इसमें अब लगेगा न्यूटन्स, न्यूटन्स आपका सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो, पहले थर्ड लगाया और उसके बाद अब क्या लगा देते हैं, न्यूटन आपका सेकंड लॉ। अब न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा हुआ है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है कि F इज इक्वल टू एम बी माइनस यू अपॉन टी, ये बताता है, ठीक है। तो अगर ए बॉडी के लिए लूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो है, अगर एफ बी ए की ए पर द फोर्स एक्टिंग ऑन बी बाई ए, ठीक है, ये वाला जो है एफ बी ए, ये किस पर लगेगा, बी पे, तो ये कितना हो जाएगा एम बी, ये हो जाएगा बी बी, ये हो जाएगा यू बी, और ये टी आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर आप बात करते हैं किसकी, एफ ए बी की, तो एफ ए बी में कितना हो जाएगा, ये एम ए हो जाएगा, ये बी ए हो जाएगा, माइनस यू ए हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर क्या रहेगा, टी आ जाएगा, ऐसे, क्लियर। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इसे हमने किसके लिए ले लिया, बी के लिए ले लिया और ए के लिए ले लिया। तो यहाँ पर हमने जब बी के लिए ले लिया और ए के लिए ले लिया, तो अब क्या करेंगे कि ये दोनों थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम क्या देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अब दोनों की जो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि आपका ये जो एम बी 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 माइनस यू बी ऐसे लिख देंगे अपॉन टाइम, ठीक है। एफ इज इक्वल टू सीधा क्या है, एम ए है, ये एम है, ये ए है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ये कितना हो जाएगा एम ए, और ये क्या है आपका बी ए माइनस ये कितना हो जाएगा आपका यू ए, अपॉन कितना हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब बताइए टी क्या है, यहाँ पर दोनों तरफ डिवाइड में है, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट करने के बाद इसमें क्या लिखेंगे कि एम बी और ये क्या हो जाएगा, बी बी माइनस यू बी इज इक्वल टू माइनस एम ए, और ये क्या हो जाएगा, बी ए माइनस यू ए, ये हो जाएगा। अब एम ई के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर माइनस एम ए की अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, एम बी 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 माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू माइनस एम ए की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ, तो इसका प्लस है, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस एम ए इंटू बी ए प्लस ये कितना हो जाएगा, एम ए इंटू यू ए हो जाएगा। क्लियर है। अब केवल हमें क्या करना है कि जो हमारी टर्म्स है, जो हमारी टर्म्स है u वाली वो एक साथ लेनी है और v वाली एक साथ लेनी है। क्यों? क्योंकि जो u वाली टर्म्स है वो हमारी इनिशियल मोमेंटम को शो कर रही है और v वाली क्या कर रही है, फाइनल मोमेंटम को शो कर रही है। तो इस mb ub को मैं किधर ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा, और इसे किधर ले जाऊंगा, आपका ये इधर ले जाऊंगा। क्लियर है। देखिए अगर मैं इसे यहाँ पर लाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर एम बी वी बी प्लस ये कितना हो जाएगा, एम ए बी ए इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा यहाँ पर
आपका MA UA प्लस ये कितना हो जाएगा MB और UB। ठीक है। अभी अगर आप ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर अभी आप ध्यान से देखें तो आपको ये दिखाई देगा MA UA प्लस MB UB। ये क्या है, इसका इनिशियल टोटल इनिशियल मोमेंटम है। दिस इज द टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो यही चीज आपको क्या मिलती है यहाँ पर मिलती है, दिस इज द टोटल, ये क्या हो जाएगा टोटल इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा टोटल फाइनल मोमेंटम आ गया। टोटल इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, टोटल फाइनल मोमेंटम के। अगर टोटल इनिशियल मोमेंटम को मैं यहाँ पर P1 कहूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर P2। तो दोनों के दोनों जो मोमेंटम है वो आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। तो ये जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये लॉ हमारे फिजिक्स में इस 9th क्लास से स्टार्ट होकर ये आपकी रिसर्च तक जाता है। रिसर्च तक जो एमटेक पीएचडी वगैरह जो रिसर्च वगैरह करते हैं, जितनी भी हमारे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, इस ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम की जो कंजर्वेशन है वो हर जगह अप्लाई होता है। क्लियर है? तो आप केवल ये समझ लीजिए कि इंसिडेंट होने के बाद, कोलिजन होने के बाद इसका इनिशियल मोमेंटम और इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो एक दूसरे के इक्वल ही होगा। 3 सेंचुरी से इस पे वर्क करते हुए आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करते हुए आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करते हुए आ रहे हैं, और ये एक बार भी कभी भी फेल नहीं हुआ है। क्लियर है? अब इसमें क्या है कि एक ये जो हमारा कवर हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसके बाद क्या है कि हम नेक्स्ट जो लेंगे, नेक्स्ट आपका लेंगे इसमें पूरे चैप्टर का माइंड मैप। पूरे चैप्टर का माइंड मैप को डिस्कस करेंगे। ठीक है? और उस माइंड मैप से ये देखेंगे कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आपका 30 to 35 मिनट में वो कवर हो जाएगा। उससे क्या है कि आप पूरे के पूरे जितना भी आपका पूरा सेगमेंट, ये जो चैप्टर 9 है, लोअर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये वाला जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का माइंड मैप लेंगे। आप अभी क्या कीजिए कि आप कॉपी और पेन लीजिए, इस वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, और इस वीडियो में आप ये देखिए कि जो भी कॉन्सेप्ट को बताया गया है या समझाया गया है, उस वीडियो को, उस फार्मूला को, अगर कोई भी फार्मूला है उसे आपको क्या करना है, ऐसे हाईलाइट करना, ऐसे हाईलाइट करना। ठीक है? ये थर्ड लॉ है, इसको क्या कर देना, यहाँ पर ये हाईलाइट कर देना। ठीक है? बस माइंड में ये याद रखना है कि पहले क्या लगेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ, और बाद में क्या लगेगा, न्यूटन का सेकंड लॉ। क्लियर है? न्यूटन का थर्ड लॉ, दोनों फोर्स आपस में इक्वल एंड अपोजिट है, और सेकंड लॉ क्या कहता है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि मास इनटू चेंज इन, ये क्या है आपका एक्सीलरेशन, ये वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम। ठीक है? ये आपका सेकंड लॉ हो गया। तो इस तरह से क्या है कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो यहाँ पर कवर हो चुके हैं। ठीक है? आगे जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी इस पर, इसके पूरे के पूरे माइंड मैप पर। कि माइंड मैप से क्या है कि हम किसी भी चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि इसके फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम पूरी तरह से एक ही माइंड मैप में, एक ही लेक्चर में पूरे को चैप्टर को कैसे कवर करते हैं। ठीक है? अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी द वैल्यूएबल टाइम। और आपसे ये एक विनती है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छी लग रही है, और आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। तो काफ़ी बच्चों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, जिससे कि ये मोटिवेशन बढ़ता जा रहा है। और आगे भी जितने भी सारे इसमें हम क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, केस बेस्ड भी सोल्व करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे पास
यहाँ पर लिखने के लिए है। क्लियर है? आप लोगों का साथ चाहिए कि इस वीडियो को हम आगे से आगे तक लेकर चले जाए। अभी के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।